सब एंडिंग डाली है ना? हाँ, इसी में लिखना। तो वर्किंग वैसे समझा दिया, अब उसको डिक्टेट कर देते हैं। तो लिखो इसमें, व्हेन एन एसी सप्लाई is connected to the primary, when an AC supply is connected to the primary, the current through it, the current through it keeps changing, keeps changing its magnitude and direction periodically, keeps changing its magnitude and direction periodically. This causes the field produced by the primary, the magnetic field produced by the primary periodically full stop. This causes the magnetic field produced by the primary to change continuously, comma, resulting in a continuous change in the magnetic flux through the secondary, the magnetic flux through the secondary, full stop. By Faraday's law, this change in flux induces an EMF in the secondary. Full stop. This implies that any component connected across the secondary, receives an AC output, full stop. अब अगले पैराग्राफ में लिखो, the alteration in the voltage is carried out by having different number of turns for the two coils. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। मतलब अभी तक मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एसी इनपुट दोगे तो आप एसी आउटपुट भी पाओगे,
अब अगला जो पैराग्राफ अपने स्टार्ट किया उसमें हम ये समझ रहे हैं कि ऑल्टर्ड वोल्टेज कैसे मिलेगी हमको, मतलब जो हमने वोल्टेज इनपुट दिया है उससे कम वोल्टेज या उससे ज्यादा वोल्टेज हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर मैं बात करूं, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी में, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, -N dφ/dt था। अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी की, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी विल बी दिस। ठीक है, तो लिखो द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the secondary, in the secondary can be given as ES equal to -NS dφ/dt, where phi is the magnetic flux through each loop of the two coils, each loop of the two coils। ठीक है, अब देखो प्राइमरी के करंट चेंज की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज आया, मतलब हम बात कर रहे हैं कौन सी, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ यहाँ पे, क्यों, एक कॉइल का करंट चेंज और दूसरे कॉइल का फ्लक्स चेंज, यानी करंट का इंडक्शन। अब अगर मैं सेल्फ इंडक्शन को भी पिक्चर में लूं, तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें एक बैक ईएमएफ भी तो बनेगा, अपने खुद के चेंज की वजह से भी तो उसके थ्रू बनेगा ना कुछ के, नहीं बनेगा, समझे। जब भी किसी कॉइल के थ्रू करंट चेंज होता है तो वो दो चीजें करता है, एक अपना सेल्फ इंडक्शन और दूसरे के केस का, दूसरे वाले में म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने कर लिया, क्यों, क्योंकि करंट चेंज किस में आ रहा था, प्राइमरी में, और हमने ईएमएफ किसका लिया, तो अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन वाला केस ले लिया। सेल्फ इंडक्शन वाले लेंगे तो करंट चेंज किसका, प्राइमरी का, और फ्लक्स चेंज भी किसका, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे वो कौन सा वाला होगा, क्या बोलेंगे उस ईएमएफ को, बैक ईएमएफ। समझे कि नहीं समझे, लिखे जरा। सेकेंडरी में क्यों होगा, सेकेंडरी का तो हम ये लेके चल रहे हैं कि वो किसी को कोई इनपुट ही नहीं दे रहा, कुछ चीजें हमें यहाँ पे अज्यूम करनी पड़ेंगी, तो जो भी चेंजेस है ना, करंट के चेंजेस हैं, वो सिर्फ आप प्राइमरी के लेके चलो। तो लिखो फॉर द प्राइमरी कॉइल, फॉर द प्राइमरी कॉइल, सर। हाँ जी सर आपने क्या कहा था, आप लैग हो रहे थे। एक्सप्लेनेशन सुन लिया तुमने। हाँ बस फॉर द सुना, उसके अच्छा, बाद खत्म। फॉर द प्राइमरी कॉइल द बैक ईएमएफ, the back EMF has to be taken as well, has to be taken as well, full stop। This EMF, this EMF can be given as, ये हो गया तुम्हारा -EP is equal to -NP dφ/dt। अब जो लूप एरिया लेके चल रहे हैं ना हम दोनों का, चाहे प्राइमरी का ले लो चाहे सेकेंडरी का ले लो, लूप एरिया सेम लेके चल रहे हैं, सिर्फ फ्लक्स थ्रू ईच लूप सेम है। ठीक है, तो EP इज इक्वल टू -NP dφ/dt लिख लो। अब हम कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी है उसके करंट चेंज की वजह से उसका कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं है और कोई म्यूचुअल इंडक्शन भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ओवरऑल इफेक्ट यही दो हैं तो इन्हीं को हम क्या ले सकते हैं, वोल्टेज। दो चीजें होती हैं, एक ईएमएफ होता है और एक टर्मिनल वोल्टेज होती है, इफेक्टिवली यही दो चीजें हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज यही दो तो हुए, सेकेंडरी का तो कोई रोल ही नहीं था। समझ आया, तो लिखो अगले पैराग्राफ में लिखो, हाउएवर
however es equal to vs because the secondary is taken as an open circuit, मतलब उसको कुछ इनपुट नहीं दिया तो उसका करंट मैटर ही नहीं करता, तो सेकेंडरी खाली रिसीविंग एंड पे है, प्रोवाइडिंग एंड पे नहीं है। तो सेकेंडरी का करंट, जो करंट इसका इंडक्शन की वजह से बनेगा खाली वो ले रहे हैं, सेकेंडरी का अपना कोई करंट नहीं, ये ध्यान रखना। इसीलिए सेकेंडरी को हम क्या कह रहे हैं, ओपन सर्किट, क्योंकि वो किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ था, मतलब किसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं हुआ वो। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट, is taken as an open circuit, full stop. Also EP equal to VP, अभी तुमने ES equal to VS कैपिटल VS लिखा, अब लिखो EP equal to VP due to the fact that इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख पाए, EP और VP को हम बराबर बोल देते हैं, ड्यू टू द फैक्ट दैट अगर हमने टर्मिनल वोल्टेज ले ली VP, इसका मतलब हमने उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस को कंसिडर कर लिया। अगर हमने कॉइल के रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है, और मतलब अगर ना करते, हम कहते कि कॉइल की कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता, करंट जो होता कॉइल के थ्रू वो कितना होता, इनफाइनाइट हो जाता। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। इफ R इज जीरो यानी डिनोमिनेटर जीरो है, तो I विल टेंड टू व्हाट, इन्फिनिटी। तो अगर हमें कुछ फाइनाइट EMF मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो EMF एक्चुअली नहीं है, वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। बात समझे, किसको समझ में नहीं आई, आ गई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों। यस बाबा बोल दे कुछ, देवगन। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर, क्योंकि हमें फाइनाइट वोल्टेज मिल रही है, EMF मिल रही है, सॉरी फाइनाइट EMF मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी कंसिडर्ड है। जब रेजिस्टेंस कंसिडर होती है तो हम कौन सी वोल्टेज बोलते हैं, इसको टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कंसिडर ना होती तो ये हमें फाइनाइट वैल्यू ना मिलती, क्या मिलती, इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या लिखा है लास्ट हमने, ड्यू टू द फैक्ट दैट the resistance of the coil has already been considered, since zero resistance would have implied an infinite current, तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, क्या बनेगा, Vs इक्वल टू माइनस NS d5 बाई dt एंड Vp इज इक्वल टू माइनस NP d5 बाई dt। हम EMF से ज्यादा ना टर्मिनल वोल्टेज में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज है जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमें मिल रही है इफेक्टिव, तो इसलिए हमने टर्मिनल वोल्टेज में इनको कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज करो कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो क्या मिलेगा मेरे को, Vs बाय Vp विल बी इक्वल टू माइनस NS d5 बाय dt डिवाइडेड बाय माइनस NP d5 बाय dt। जब आप डिवीजन हटा के इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, Vs बाय Vp इक्वल टू, अब जब ये पूरा टर्म नीचे जाएगा तो एक माइनस ऊपर और एक माइनस नीचे होगा, वो कट जाएगा, एक d5 बाय dt ऊपर और एक d5 बाय dt नीचे होगा, वो भी कट जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट, NS बाय
एनपी। ये आ गया आपके पास वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। अब मुझे बताओ कि इनमें से आउटपुट कौन सा था, वीएस था या वीपी था? वीएस था आउटपुट। सेकेंडरी को तो हमने कोई सप्लाई दी नहीं थी, लेकिन सेकेंडरी में हमें करंट इंड्यूस होकर मिल गया। सप्लाई हमने प्राइमरी को दी थी, यानी प्राइमरी में हमने दिया इनपुट, और हमें सेकेंडरी में क्या मिला? आउटपुट। तो अब सोचो जरा इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इसका मतलब वी आउटपुट ओवर वी इनपुट अगर आप करोगे तो वो एनएस बाय एनपी के बराबर आएगा। यानी वी आउटपुट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? एनएस बाय एनपी टाइम्स ऑफ वी इनपुट। ये मिला आपको? ठीक है। अब देखो एनएस डिजाइन वाली चीज है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, ये भी डिजाइन वाली चीज है। ठीक है। तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बना एनएस बाय एनपी। वी इनपुट को हम उधर ले गए, एनएस कांस्टेंट एनपी कांस्टेंट, वी इनपुट हमारे हाथ में है, वी आउटपुट वी इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें यहां से क्या मिलेगा कि जैसे जैसे आप वी इनपुट चेंज करोगे वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और फिर हमें वी आउटपुट मिलेगा। क्योंकि एनएस और एनपी बराबर नहीं है तो ये रेशियो कभी भी 1 नहीं आएगा। क्योंकि अगर एनएस और एनपी बराबर होते तो यहां भी एनपी लिख सकता था एनएस की जगह, तो एनपी बाय एनपी क्या बन जाता? 1। यानी वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी इनपुट। बट मैंने तुमको थियरी में भी क्या लिखवाया है कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अनइक्वल होते हैं। अब जब ये 1 के अलावा कुछ होगा तो वी इनपुट को आप 1 से बड़े या 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर तो वी इनपुट से अलग आएगा, यानी आउटपुट आपको अलग मिलेगा। समझ आया? तो इस चीज को भी लिख लो, सिंस, पहले ये दोनों लिख लो। लिख लिए? लिखो, सिंस ns and np are not equal, since ns and np are not equal, v out and v in are also unequal, are also unequal। ठीक है, मैं इसको मैथमेटिकली भी लिख के दिखा देता हूं कि सिंस ns is not equal to np, so ns by np is not equal to 1, तो मतलब v out is not equal to v in। समझे? क्योंकि v out और v in तभी बराबर होंगे जब ये चीज 1 के बराबर होगी, बट ये 1 के बराबर है ही नहीं, तो ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। कभी v आउटपुट ज्यादा भी हो सकता है, कभी v आउटपुट कम भी हो सकता है। तो लिखो, दिस इज हाउ a transformer this is how a transformer alters the applied AC voltage while providing an output। बात समझे?